तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे और वेपर प्रेशर सीखा था। ठीक है, वेपर प्रेशर सीखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो उसी पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो मैंने बोला था हम सॉल्वेंट तो हर बार लिक्विड रखेंगे, सॉल्यूट को चेंज करते जाएंगे। सबसे पहले सॉल्यूट को गैस लिया था, अब मैं सॉल्यूट को लिक्विड लूँगा, यानी मैं एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स करूँगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट यही पढ़ना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड। तो अगला टॉपिक लिखो, गैस का सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया लिक्विड के अंदर। सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है ना। अब एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। तो मैंने बोला था कि लिक्विड को हम वॉलेटाइल कंसीडर करेंगे, तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, यानी हमारा सॉल्वेंट तो हमेशा वॉलेटाइल ही होगा क्योंकि इस चैप्टर में हम सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट वेरी करेगा, है ना। मैंने बोला था जब भी लिक्विड सॉल्यूट लूँगा तो उसे वॉलेटाइल मानेंगे और अगर सॉलिड सॉल्यूट लूँगा तो उसे नॉन वॉलेटाइल मानेंगे। तो इसकी हेडिंग को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, इन अ सॉल्वेंट। तो इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड की जगह क्या लिख सकता हूँ, लिक्विड कैसा सॉल्यूट होता है, वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि वो आसानी से वेपर बना लेता है। सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ लिक्विड, ये भी हेडिंग डाल सकता हूँ, है ना। सॉल्यूट की जगह वॉलेटाइल सॉल्यूट लिख दिया, लिक्विड की जगह वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि लिक्विड एक कैसा सॉल्यूट है, वॉलेटाइल। ठीक है, तो ये भी हेडिंग हो सकती है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ लिक्विड। ठीक है, तो इन सॉल्यूशंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें एक लॉ आना चाहिए, जिस लॉ का जो हमारा नाम है उसका नाम है रॉल्ट्स लॉ। क्या नाम है, रॉल्ट्स लॉ। तो RAOULTS, है ना, रॉल्ट्स लॉ, एपिस्ट्रॉफ ऐसे। ठीक है, रॉल्ट्स लॉ, RAOULT। ठीक है, रॉल्ट्स लॉ साइंटिस्ट का नाम है। तो रॉल्ट्स लॉ दो केसेस में हमें पढ़ना है, एक तो जब हमारा सॉल्यूट वॉलेटाइल हो और एक तब पढ़ना है जब हमारा सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो। तो आज हम सीखेंगे रॉल्ट्स लॉ, क्योंकि हेडिंग में हम कौन सा सॉल्यूट पढ़ रहे हैं, लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, मतलब कैसा सॉल्यूट है हमारा, लिक्विड वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे हेडिंग ये डालेंगे, रॉल्ट्स लॉ फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्ट्स लॉ फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में इसी तरह से लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी में, या फिर प्रदीप अगर रिफ्रेशर यूज़ करते होगे तो उसमें ऐसे ही लिखा मिलेगा, तो थोड़ा सा रिजेम्बलेंस हो जाए बस इसलिए। ठीक है, रॉल्ट्स लॉ फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। क्या बोलता है रॉल्ट्स लॉ, मतलब जब मैं एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के अंदर मिक्स करता हूँ तो रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है ना, वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, लिक्विड इसलिए। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, रॉल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर, अच्छा पार्शियल प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर ही हो गया, है ना, क्योंकि ये भी वॉलेटाइल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है, दोनों ही वेपर बनाएंगे और उनका वेपर जो प्रेशर लगाएंगे वो उनका वेपर प्रेशर होता है, और वही उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर और ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ वेपर प्रेशर। तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है इस टॉपिक में अब, जबकि मैंने बता दिया कि पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर लगाएंगे वही उस गैस का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर एक ही बात है ना, इस टॉपिक के लिए हमारा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब वो क्या बोल रहा है, मान लो एक सॉल्यूशन हमारा दो कंपोनेंट से बना है, ए प्लस बी से। तो किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही वॉलेटाइल है, तो किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट
इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, पहले मैं पूरी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर of pure component and mole fraction vapor pressure of pure component and mole fraction in the solution है ना। अब मैं बताता हूँ बच्चों इस बात का मतलब क्या हुआ। मान लो कोई सॉल्यूशन है ना, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आसानी से समझ में आएगा, अभी अजीब सा लग रहा होगा। कोई सॉल्यूशन है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी दो सॉल्यूट से, एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, ठीक है। दोनों ही वॉलेटाइल होंगे, जाहिर सी बात है, दोनों ही लिक्विड हैं तो दोनों ही वॉलेटाइल होंगे। तो ये भी वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है, सही बात है। अच्छा, पी नॉट ए मान लो, पी नॉट ए है ना, पी नॉट ए मान लो, ये पी नॉट है, ठीक है, पी नॉट ए, और ये मान लो पी नॉट बी। ये पी नॉट ए और पी नॉट बी है क्या, ये है बच्चों वेपर प्रेशर या इन इट्स प्योर स्टेट। मतलब अगर सॉल्यूशन ना होता, सिर्फ अकेला ए मौजूद होता, तब वो जितना वेपर प्रेशर लगाएगा उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जैसे प्योर कंपोनेंट मतलब जब वो अकेला मौजूद हो। अभी तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ए प्लस बी, लेकिन मान लो सॉल्यूशन ना मौजूद होता, सिर्फ लिक्विड ए मेरा अकेला मौजूद होता, उस वक्त वो जितना अपना वेपर प्रेशर लगा रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर मतलब वो अकेला मौजूद है। तो जब ए अकेला मौजूद होगा उस वक्त जो वो वेपर प्रेशर लगाएगा वो है पी नॉट ए, और इसी तरह से मान लो सिर्फ अकेला बी मौजूद है, उस वक्त वो जो प्रेशर लगा रहा है वो है पी नॉट बी। तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। प्योर बी मतलब जब वो अकेला मौजूद होगा बी, या जब वो अकेला मौजूद होगा ए। सॉल्यूशन में बात नहीं कर रहे, प्योर स्टेट में, है ना, जब वो अकेले मौजूद होंगे इंडिविजुअली, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं, ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन एक्स है और बी वाले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। अब देखो रॉल्स लॉ क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो मान लो पहले ए के लिए देखते हैं, ये वॉलेटाइल है, हाँ है, इज इक्वल टू इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट यानी जब ए अकेला मौजूद हो वो, उस वक्त जो वो प्रेशर लगा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स है। तो मतलब रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या लिख सकता हूँ मैं, कि किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए। किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जब वो अकेला मौजूद हो, है ना, डेफिनेशन के हिसाब से देखो, इनटू मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ये एक्स से क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर, और ये बी क्या है, एक्स बी क्या है, पी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर जब ए और बी को मिला दिया है। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से पी ए को मैं ये लिख सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। और ऐसे ही मैं पी बी को क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी नॉट बी प्योर स्टेट में, मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन से, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो पी ए आ गया, पी आ गया। किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए रॉल्स लॉ के हिसाब से ये आता है, ठीक है। आ गया आंसर, है ना। अब टोटल प्रेशर क्या होगा ज़रा ये बताओ, ठीक है, टोटल प्रेशर क्या होगा। इस टोटल प्रेशर तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं बोलूँ लिक्विड पर टोटल पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा होगा या वेपर प्रेशर कितना लग रहा होगा, तो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से तुम बोल दोगे सर इंडिविजुअल प्रेशर्स को ऐड कर दीजिए, मतलब पी और पी बी को ऐड कर दूंगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, सॉल्यूशन का आ जाएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ये तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लिखा है मैंने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ,
ठीक है, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल वेपर प्रेशर या टोटल पार्शियल प्रेशर, वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी का सम होगा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी, तो पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा टोटल प्रेशर, ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर से तो ज़्यादा ही होगा, पी ए से भी ज़्यादा होगा टोटल प्रेशर, पी बी से भी ज़्यादा होगा। वजह क्या है, क्योंकि ये इन दोनों का सम है ना, पी टोटल। ठीक है, और एक बात तो मैंने तुम्हें बताई थी कि पी टोटल जो है इन दोनों का सम हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी का। ये डाल्टन्स लॉ से आता है। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, अगर 10 कंपोनेंट हैं तो टोटल प्रेशर उन 10 कंपोनेंट की वजह से होगा, तो इंडिविजुअल प्रेशर्स को ऐड कर दो, टोटल प्रेशर आ जाता है। तो टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर या टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी, है ना। क्योंकि यहाँ पे ए भी अपने वेपर्स बना रहा है, ए भी वॉलेटाइल है, और बी भी अपने वेपर्स बना रहा है, ये भी वॉलेटाइल है। तो टोटल प्रेशर ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी, इसलिए पी ए प्लस पी बी। सही बात है। अब मैं पी ए और पी बी की ऊपर वाली वैल्यूज़ यहाँ पर रख देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल को अब मैं पी टी करके लिख देता हूँ, है ना। पी टोटल, पी टी इक्वल्स टू, पी ए की जगह ये रख दो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये लिख लिया। अब मान लो इस फॉर्मूले को मैं एक्स पी के टर्म्स में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्स ए को क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स पी, क्योंकि मैंने बताया था टोटल मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 होगा। अगर एक्स ए जो ए का मोल फ्रैक्शन है, तो एक्स ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स पी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स पी 1 होगा, तो एक्स ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स पी, है ना। ये तो बेसिक है, मोल फ्रैक्शन से आया है। तो मैं एक्स ए की ये यहाँ पे ये वाली वैल्यू एक्स ए की यहाँ रख देता हूँ। तो टोटल प्रेशर को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, हो जाएगा मेरा पी ए नॉट 1 माइनस एक्स पी प्लस पी नॉट पी एक्स पी, है ना। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पी नॉट ए इंटू 1, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स पी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स पी, है ना। तो मैं टोटल प्रेशर को बच्चों यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं एक्स पी कॉमन ले लूँ इन दोनों में, तो मैंने एक्स पी कॉमन ले लिया, तो पी बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और प्लस पी ए नॉट तो है ना। तो अभी मैं बताता हूँ ये सब अरेंज क्यों कर रहा हूँ, मैं ग्राफ बनाऊँगा इसलिए अरेंज कर रहा हूँ बस, और कोई फ़र्क नहीं है। तो एग्ज़ाम में अगर रोल्स लॉ आ जाए तो तुम ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ तक ऐसा छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ड्राइव करने को आ जाए तो सिंपल सी बात है। अब मैं समझा रहा हूँ, रोल्स लॉ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तुम्हें बस क्या ध्यान रखनी है कि सर टोटल जैसे तुम्हें प्रेशर निकालना है, तो देखो मतलब मैं बता देता हूँ रफ आइडिया, जैसे न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्रोच लगाओगे। वॉलेटाइल सॉल्यूट है दोनों, तो तुम्हें पता है कि टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू ए, प्रेशर ड्यू टू बी। अब रोल्स लॉ से मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, इसका प्योर कंपोनेंट में वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ऐसे पीवी को क्या लिख सकता हूँ, इसका प्योर कंपोनेंट में वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। समझ रहे हो, बस ऐसे ध्यान रखना है। अब एक्स ए को एक्स बी के टर्म्स में 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हो, या एक्स बी को एक्स ए के टर्म्स में 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हो, वैसे चेंज कर सकते हो। न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने उसको बस यही करा है, यहाँ पे एक्स बी के टर्म्स में पूरी इक्वेशन बना ली, है ना। तो रोल्स लॉ बहुत सिंपल है, क्या बोलता है, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वॉलेटाइल कंपोनेंट का, वो क्या होगा, उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर। ये सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद है, समझ रहे हो, सॉल्यूशन के अंदर, है ना। अभी आगे एक और मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे वेपर फेज में, वेपर जब बन जाएंगे तो कितना मोल फ्रैक्शन है। तो ये सॉल्यूशन के अंदर है, ऊपर लिखवा दिया है मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो ये एक्स ए जो है ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर, एक्स बी जो है बी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर, है ना, जब हमने दोनों लिक्विड्स को मिला दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास पूरी इक्वेशन आ गई टोटल प्रेशर की एक्स पी के टर्म्स में, है ना। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूँ, है ना, बहुत आसान, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। तो बहुत आसान ग्राफ है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कुछ नहीं, बस स्ट्रेट लाइन से, है ना। तो मैं तुम्हें क्या ग्राफ सिखा रहा हूँ, वेपर प्रेशर बोल दो या पार्शियल प्रेशर बोल दो। टोटल प्रेशर क्या है, ये टोटल वेपर प्रेशर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया है पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर एक ही बात है। तो इसको मैं टोटल वेपर प्रेशर भी बोल सकता हूँ और मैं उसको टोटल पार्शियल प्रेशर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो तो अब देखो मैं टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ बनवा रहा हूँ
मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना सिखाता हूँ। वाई एक्सिस पे तो मैं ले रहा हूँ, देखो ठीक है, वाई एक्सिस पे तो मैं ले रहा हूँ बच्चों, वाई एक्सिस पे तो ले रहा हूँ इस साइड में, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस साइड तो बच्चों मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सी यूनिट रख रहा हूँ, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? मोल फ्रैक्शन, वैल्यू ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन की, है ना। और इस एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ? वेपर प्रेशर, ठीक है। इस एक्सिस पे मैं क्या ले रहा हूँ? वेपर प्रेशर, ठीक है ना। इस एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूँ। अब देखो ज़रा देख लेते हैं हमारा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ सॉल्यूशन का, तो मैं लेफ्ट साइड पे अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे ही तो होगा। लेफ्ट साइड पे मान लेता हूँ मैं ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? 1 है। एक्स ए की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 है। इस बात का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ए वाला कंपोनेंट मौजूद है। अभी मैंने बी को उसके अंदर ऐड ही नहीं करा, तभी तो सिर्फ ए का मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है, वरना कुछ बी का भी होता। अगर एक्स से 1 है तो यहाँ पे एक्स भी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्स प्लस एक्स भी तो हमेशा 1 होगा। ऐसी जब मैं इस साइड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा हूँ तो मैं बी को ऐड करता जा रहा हूँ, तो एक्स ए की वैल्यू कम होती जा रही है और एक्स भी बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे ऐसा पॉइंट आया कि एक्स से 0 हो गया, यानी एक्स से मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या बचा? एक्स पी, है ना। समझ रहे हो ना। तो ये ग्राफ क्या है, मतलब मैं मोल फ्रैक्शन बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना है, कुछ नहीं, यहाँ पे पूरे का पूरा ए मौजूद है इस पॉइंट पे, इसलिए एक्स ए की वैल्यू 1, और इस वाली लाइन पे, इस वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ बी मौजूद है, तो इसलिए एक्स बी का मोल फ्रैक्शन 1। यहाँ पे एक्स बी 0 हो जाएगा क्योंकि बी मौजूद नहीं है, यहाँ पे एक्स ए 0 हो जाएगा क्योंकि ए मौजूद नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो हमें ग्राफ बनाने हैं, है ना। सबसे पहले टोटल प्रेशर की लाइन ड्रॉ करते हैं। किसकी लाइन ड्रॉ करते हैं? अच्छा, एक बात मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, कि पी नॉट ए, यानी ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में वो बड़ा है पी नॉट पी से। ये वैसे तो सवाल में डेटा दे रखा होता है, उससे पता चलेगा, है ना। लेकिन क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है तो मैं एक चीज़ अज्यूम कर लेता हूँ, इस कंडीशन को, है ना। अभी मैं बताऊँगा क्या मतलब है। हम ये मान लेते हैं कि ए का जो वेपर प्रेशर है, हर लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है, तो ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो ज़्यादा है किसके? बी के वेपर प्रेशर से प्योर स्टेट में। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाना है। चलो पहले टोटल प्रेशर वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, टोटल प्रेशर वाली लाइन, ठीक है। ज़रा ग्राफ देखो, टोटल प्रेशर की लाइन बच्चों ये रही, टोटल प्रेशर की लाइन ये है। चलो इस पॉइंट पे देखते हैं ज़रा, इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे एक्स पी की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पे एक्स पी कितना है? 0। तो ज़रा टोटल प्रेशर की इक्वेशन में एक्स पी को 0 रख दो। अगर तुमने यहाँ पे एक्स पी को 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, तो पी टी किसके इक्वल आ गया? टोटल प्रेशर पी ए नॉट के इक्वल। समझ रहे हो, क्योंकि एक्स पी को 0 रख दो, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया, तो टोटल प्रेशर पी नॉट ए के इक्वल आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उस पॉइंट पे जहाँ पे एक्स बी 0 है, पूरे का पूरा प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से? टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है? सिर्फ पी नॉट ए के, पी नॉट ए के इक्वल, है ना, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया एक्स पी को 0 रखने से। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? पी नॉट ए के इक्वल। तो यहाँ पे कुछ प्रेशर मान लो तुम, एक्स पी जब 0 है तो मान लो यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट ए, जो हमारा निकल के आया है पी नॉट ए, है ना। क्या बताया मैंने, जब एक्स पी को 0 रखोगे और इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो टोटल प्रेशर पी नॉट ए के इक्वल आएगा। तो एक्स पी 0 पर कितना प्रेशर मौजूद है सॉल्यूशन में? सिर्फ पी नॉट ए, क्योंकि अकेला इस वक्त ए ही मौजूद है ना, अकेला, तो उसकी प्योर स्टेट की जितनी प्रेशर हो जाएगा। समझ रहे हो, इक्वेशन से देख लिया। अब इस एंड पे मूव कर जाओ, इस एंड पे एक्स पी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ज़रा एक्स पी को 1 रखना है इस इक्वेशन में। अगर एक्स पी को 1 रख दो तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट, तो पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। टोटल प्रेशर सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा? पी बी नॉट के इक्वल, है ना। तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा जब एक्स पी 1 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी नॉट के इक्वल, पी बी नॉट के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया पी बी नॉट के इक्वल, है ना। और देखो लॉजिकली भी समझते हो, इस एंड पे सिर्फ अकेला ए ही मौजूद है, तो सारा का सारा प्रेशर ए ही लगाएगा, और अकेला ए मौजूद है मतलब वो प्योर स्टेट में मौजूद है, तो पी ए नॉट ही तो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे अकेला बी मौजूद है, अकेला मौजूद होगा तो उसका सारा का सारा प्रेशर वही होगा जो उसके प्योर स्टेट की वजह से पी नॉट भी है ना। और बाकी मैंने इस इक्वेशन से चेक करके बता दिया, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये कैसा कर्व है, स्ट्रेट लाइन का है। देखो y इक्वल्स टू, जब मैं इस इक्वेशन को खोलूंगा, कोई स्क्वायर का टर्म नहीं है, कोई पावर स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, जब मैं इसको करूँगा। देखो y इक्वल्स टू
ये तो हो जाएगा एम एक्स मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ना एक्स पी के साथ मान लो, प्लस सी, है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन करवाएगी, 2 पॉइंट मिल गए, मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो मुझे बच्चों ये क्या मिल जाएगी, ये मुझे मिल गई टोटल प्रेशर की लाइन। ये मेरा ग्राफ आ गया टोटल प्रेशर का, है ना। और ये किसका ग्राफ है, टोटल प्रेशर का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी टी इक्वल्स टू एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए, है ना। इसी इक्वेशन से तो ड्रॉ की है मैंने ये लाइन, जिस इक्वेशन को यूज़ करा है उस इक्वेशन की वैल्यू लिख दी, ये वाली इक्वेशन ऊपर टोटल प्रेशर की बता दिया मैंने कैसे वेरी हो रहा है। अब ज़रा इंडिविजुअल प्रेशर भी देख लेते हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं कि पी ए और पी बी कैसे वेरी हो रहे हैं। तो देखो पी ए की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये रही, पी बी की इक्वेशन ये रही हमारे पास। चलो, है ना, ज़रा देखो इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर तुम यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 रख दो तो ए का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल आ रहा है, पी नॉट ए के इक्वल। यानी अगर मैं पी और पी बी को भी ड्रॉ करना चाहूँ इस ग्राफ पे, मैं किसको ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ए के पार्शियल प्रेशर को और बी के पार्शियल प्रेशर को, है ना। तो मैं ये वाली इक्वेशंस तो यूज़ करूँगा ए के पार्शियल प्रेशर को और बी के पार्शियल प्रेशर को ड्रॉ करने के लिए, समझ रहे हो, यही तो लाइन ग्राफ्स यूज़ करूँगा। तो इस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू 1 रख दो तो पी ए किसके इक्वल आ गया, पी नॉट के इक्वल, यानी यही वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इधर चलते चले गए तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर यहाँ पे तुम एक्स ए की वैल्यू 0 रख दो तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ए का प्रेशर इतना है और इस पे आते आते 0 हो गया, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये हमें मिल जाएगा ए का प्रेशर, ये हमें किसका प्रेशर मिल जाएगा, ए का प्रेशर, है ना। तो ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, ये लाइन है बच्चों हमारी पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। तो ये वाली लाइन हमें टोटल प्रेशर दिखा रही है, ये वाली लाइन हमें ए का प्रेशर दिखा रही है। अब ऐसे ही बी का प्रेशर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये पी बी वाली इक्वेशन में अगर तुम एक्स बी की वैल्यू 0 पुट कर दो तो पी बी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सही है। तो हमारा बी का प्रेशर यहाँ कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 1। अगर तो हम यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू 1 रख दो तो बी का प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी नॉट के इक्वल। और पी बी नॉट वाला पॉइंट हमारे पास पहले से मौजूद है, ये वाला पॉइंट आएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये हो गई। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि y इक्वल्स टू एम एक्स वाली फॉर्म है, y इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इक्वल्स टू एम एक्स, है ना, स्ट्रेट लाइन इसलिए आ रही है। ये वाली जो इक्वेशन है वो किसकी है, ये वाला जो ग्राफ पे पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, समझ रहे हो। तो ये मैंने बच्चों आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाया है। अब इसमें ये वाली बात का क्या यूज़ हुआ, देखो पी बी नॉट में पी ए नॉट से नीचे भी बना सकता, ऊपर भी बना सकता था, दोनों ही चीज़ें सही हैं। ऊपर बनाता तो ये ऊपर वाली लाइन ऐसे बन जाती, ए वाली लाइन ये तो ऐसी रहती और ये बी वाली ऐसी चली जाती। लेकिन क्योंकि मैंने पहले से अज्यूम कर लिया तो मैं और कोई भी कंडीशन अज्यूम कर सकते हो कि पी ए नॉट बड़ा है, तो इसलिए मैंने पी ए नॉट को बड़ा लिया है पी बी नॉट से, है ना। तो ग्राफ हमारा ऐसा आया है। ये हमारी लाइन दिखा रही है टोटल प्रेशर का वेरिएशन, जो मैंने इस इक्वेशन से प्लॉट करा है ना। ये वाली लाइन दिखा रही है ए के प्रेशर का वेरिएशन, जो मैंने इस वाली इक्वेशन को यूज़ करा है और वो कंडीशन रखता गया एक्स ए और एक्स पी की, बहुत सिंपल ग्राफ है। और ये वाली लाइन दिखा रही है हमारी पी बी का वेरिएशन, समझ रहे हो। तो ये हमारा टोटल प्रेशर का वेरिएशन दिखा दिया मैंने कि टोटल प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो आसान सा ग्राफ है। तो रॉल्स लॉ जब भी दो वॉलेटाइल सॉल्यूट के लगा रहे हैं तो तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है सर, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो इंडिविजुअल का सम होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए को तुम लिख सकते हो रॉल्स लॉ के हिसाब से पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को लिख सकते हो पी नॉट बी एक्स बी, है ना। पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, ए और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, समझ रहे हो। तो बहुत आसान है, एक्स ए एक्स बी के बीच में तुम रिलेशन जानते ही हो कि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत आसान ग्राफ है ना, मैथमेटिकली बहुत आसान ग्राफ है। इसको इक्वेशन से एक बार तो पहले जैसे मैंने बनाया वैसे सीखना, फिर उसके बाद खुद से ही ट्राई करना इक्वेशन बना के, समझ रहे हो। इक्वेशन बना के खुद से ट्राई करना, आसानी से बन जाएगा ग्राफ। जैसे ये इक्वेशंस है ना, इनका यूज़ कर लो और आराम से ग्राफ बना लो, है ना। ये इक्वेशन सामने है तो वो ग्राफ बस तुम्हें पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे मैंने करा है मैथमेटिकली। इस ग्राफ को रटना थोड़ी है, ठीक है। तो एक दो बार करके देखोगे तो आसानी से बनाने लगोगे खुद, है ना। अब जो है ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है अगला, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखो दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला एक होता है आइडियल सॉल्यूशन। क्या होता है
एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं कि 4 ऑप्शंस लिखे हैं, उसमें तुम्हें पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस तरह से सवाल आ चुके हैं। एग्जाम्पल्स याद करने का मैं एक ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक क्या मतलब, ज़्यादा सवाल सॉल्व कर लो तो थोड़ा आइडिया लगता है, तो उसी के बेसिस पे मैं बता दूंगा कुछ, तो उससे 90-95% क्वेश्चंस लग जाएंगे। उसके बाहर कुछ आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है? वही वाली बात कि किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस which follow Raoult's law, तो ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एट ऊपर लिख दिया है, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो रॉल्स लॉ में तो आइडियल सॉल्यूशन हमें कैसे ध्यान रखना है? ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की कोई भी कंडीशंस हो, हर कंडीशन पर अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। वो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। और सिंपल सी बात है, अगर ऐसा सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? मान लो दो कंपोनेंट ए और बी हैं, तो वो पी और पी बी के इक्वली तो होगा, क्योंकि रॉल्स लॉ से यही तो चीज़ आई है, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। और पी ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को क्या लिख सकता हूँ? पी नॉट बी एक्स बी। तो रॉल्स लॉ के लिए आइडियल सॉल्यूशन वाले केसेस के लिए मैं ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ कि जो मेरा टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के इक्वल होता है, और इंडिविजुअल प्रेशर्स को ये लिख सकता हूँ पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी, है ना। क्योंकि अभी मैंने रॉल्स लॉ सिखाया तुम्हें पिछले केस में, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। सही है, ए और बी अगर दो कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा तो वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो सेकंड केस है आइडियल सॉल्यूशंस, और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दूसरे सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस, तो सिर्फ इतना लिख देता हूँ कंप्रेस करके, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और जब ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो मैं ये लिख नहीं सकता कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नहीं होगा, अब नॉट इक्वल टू होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यानी अब जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल प्रेशर्स के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो होगा वो होगा इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम। ठीक है, इस केस में आइडियल सॉल्यूशन के केस में। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में, क्योंकि जब ये रॉल्स लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो मैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी नहीं लिख सकता, क्योंकि ये रॉल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। जब इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा? या तो टोटल प्रेशर इस वैल्यू से ज़्यादा आएगा या टोटल प्रेशर इस वैल्यू से कम आएगा, दो ही केसेस हो सकते हैं। तो फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और एक ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा? जो टोटल प्रेशर होगा वो आना तो चाहिए था रॉल्स लॉ के हिसाब से पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल, लेकिन क्योंकि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं तो टोटल प्रेशर ज़्यादा आएगा इस प्रेशर से, है ना। तो उस केस में क्या होता है? जो टोटल प्रेशर होता है वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के ज़्यादा आ जाता है ना। यानी ये तो है मेरा एक्सपेक्टेड, जो रॉल्स लॉ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये है मेरा एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर एक्सपेक्टेड प्रेशर से, जो रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें टोटल प्रेशर जो है या टोटल पार्शियल प्रेशर
एक्सपेक्टेड प्रेशर से, रॉल्स लॉ के हिसाब से जो कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और जहाँ पे टोटल प्रेशर कम आ जाए एक्सपेक्टेड से तो ऐसे सॉल्यूशंस हम बोलेंगे वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। वो कैसी डेविएशन शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल प्रेशर एक्सपेक्टेड प्रेशर से क्या रहा है? कम आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं जो कैसी डेविएशन शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। समझ गए? सिंपल सी बात है ना? सिंपल सी बात है। अब देखो, मुझे नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में तुम्हें थोड़ा सा फ़र्क और बताना है, ठीक है? तो चार्ट फॉर्म में डिवाइड कर देता हूँ आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक मुझे क्लियर करना है ना? कभी कभी एग्जाम में उस पर भी सवाल आ जाते हैं। मान लो सॉल्यूशन में सिर्फ अकेला ए मौजूद है, ए कंपोनेंट मौजूद है, तो सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारा क्या है? एक सॉल्यूट ये है, ये क्या है? सॉल्यूट है ए, है ना? और बी क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। बी क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। सही बात है, बी सॉल्वेंट है और ए सॉल्यूट है। और जब मैं ए और बी को मिक्स कर दूंगा तो जो बनता है वो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। समझ रहे हो? तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो जब अकेला ए मौजूद होगा, जब सॉल्यूट है, सिर्फ मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ ए की, तो उनके बीच में कुछ फोर्सेस लगे होंगे। जाहिर सी बात है, जब सॉल्यूट कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो ए सॉल्यूट है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। तो इन फोर्सेस को बोलते हैं इंटरेक्शंस, मतलब फोर्सेस हैं। तो क्योंकि ये सॉल्यूट के बीच में लग रहे हैं, अकेला सिर्फ सॉल्यूट मौजूद है, तो इन इंटरेक्शंस को क्या बोल देता हूँ मैं? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। क्या बोल देता हूँ? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। क्योंकि अभी सिर्फ अकेला सॉल्यूट मौजूद है, तो जो भी इंटरेक्शंस या फोर्सेस लग रहे होंगे वो इन्हीं के बीच में लग रहे होंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। अब खुद ही सोचो, ये इंटरेक्शन जितने ज़्यादा वीक होंगे उतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना सॉल्यूट, उतना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन जितना वीक होगा उतना आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा, उतनी जल्दी वेपर बनाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है। ऐसे ही बी क्या है? इसको मैं बोल दूंगा सॉल्वेंट। अकेला सॉल्वेंट मौजूद है अलग, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको क्या बोलूँगा मैं? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। फिर से वही बात, अगर ये इंटरेक्शन वीक होगा तो आसानी से वेपर बना लेगा, तो वेपर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, है ना? जल्दी बनेंगे वेपर। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूट भी मौजूद होगा और सॉल्वेंट भी। तो इसको मैं बोलूँगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसको क्या बोलूँगा मैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा इन इंटरेक्शन की, जैसे मान लो ए इंटरेक्शन की बात करें, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, अगर ये इंटरेक्शन बहुत अच्छा है तो वेपर कम बनेंगे, तो वेपर क्या बनेंगे? कम बनेंगे, है ना? ऐसे ही अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है तो सॉल्यूशन के वेपर कम बनेंगे। सिंपल सी बात है ना? चलो, ये हल्का सा मैंने तुम्हें अभी बता दिया। इसको बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन, है ना? और इंटरेक्शन और वेपर प्रेशर को रिलेट भी कर दिया, है ना? अब इसका आगे यूज़ करेंगे, है ना? चलो अगली हेडिंग डालते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को टेबुलर फॉर्म में लिख लो। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना? इसके बीच में मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना? किसी रिफ्रेशर में देखो तो शायद ज़्यादा भी मिल जाए, मैं वो लिखवा देता हूँ जिससे सवाल आ जाएगा, है ना? अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी आपको पता है कि दो होते हैं, तो उनको यहाँ क्लासीफाई कर देता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। सही है। चलो पहला पॉइंट लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? तो आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? शॉर्ट करके लिखवा रहा हूँ, दे ओबे रॉल्स लॉ। दे ओबे रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन। सही बात है, अभी हम देख चुके हैं, जब रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है? इसके बारे में पहला पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिख लो, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, है ना? रॉल्स लॉ ओबे नहीं करते, तो पॉजिटिव के लिए अलग तरीके का बिहेवियर होगा, नेगेटिव के लिए अलग। पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा? जो टोटल प्रेशर है वो ज़्यादा आएगा एक्सपेक्टेड से, पी नॉट ए एक्स से
प्लस पी नॉट बी एक्स पी। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि पी टी इज़ लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। समझ रहे हो? तो ये टोटल प्रेशर ज़्यादा आएगा यहाँ पे टोटल प्रेशर कम आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब हम दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो ना तो एंथैल्पी का कोई चेंज आता है ना वॉल्यूम का कोई चेंज आता है, यानी मिक्स करने के बाद डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी सेम रहता है और डेल्टा एच ऑफ, ना तो एंथैल्पी का कोई चेंज आता है ना आइडियल सॉल्यूशंस हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पे कोई इंट्रैक्शंस एक्सेप्शनली कुछ अलग से इंट्रैक्शंस नहीं हो रहे है ना, तो एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं आता। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को कैसे ध्यान रखोगे? डायरेक्ट याद रखना है कि जब हम दो आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं आता है ना, यानी इनिशियल जो वॉल्यूम होगी दोनों को ऐड करने पर और फाइनल जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, इंडिविजुअल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम उन दोनों को ऐड करो तो वो इक्वली आती है ना। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कितना होता है? 0 है ना, डायरेक्ट ऐसे कंडीशन पूछी जा सकती हैं। और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या होता है? 0, यानी आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन वॉल्यूम मिक्स करने पे वो भी 0 होता है और चेंज इन एंथैल्पी मिक्स करने पे वो भी 0 होता है। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। सही है। तो फिर होगा क्या? तो पॉजिटिव डेविएशन में तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आएगा और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 आएगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग लेस देन 0 आएगा और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी लेस देन 0 आएगा। यानी पॉजिटिव डेविएशन में चेंज पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव डेविएशन में चेंज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और सिर्फ जनरल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव के केस में, ये नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है। तो ये बात है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे मुझे बतानी है, तीसरा पॉइंट। अब ज़रा ये चीज़ ऊपर जो मैंने बताई थी इसको ज़रा देखते हैं। एक बात बताओ, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर्स के इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब क्या बोलूँ, जिस रेट पे ए वेपर बना रहा है और जिस रेट पे बी वेपर बना रहा है, सेम रेट पे जो वेपर जो है टोटल प्रेशर जो है मतलब जब सॉल्यूशन जो वेपर बनाएगा उसका भी रेट सेम होना चाहिए, तभी पीटी जो है इसके इक्वल आएगा। क्योंकि देखो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, सही बात है। तो जिस रेट पे सॉल्यूट वेपर बना रहा है, जिस रेट पे सॉल्वेंट वेपर बना रहा है, उसका रेट किसके इक्वल होना चाहिए? जिस रेट पे पूरा सॉल्यूशन वेपर बना रहा है, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, है ना। टोटल प्रेशर जो है वो इन दोनों के प्रेशर के इक्वल है। ये सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है, ये सॉल्यूट का, ये सॉल्वेंट का। तो जिस रेट पे हमारा सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है प्लस जिस रेट पे हमारा सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, पूरे सॉल्यूशन के वेपर भी, यानी ये वाले वेपर भी सेम रेट पे बनने चाहिए, तभी पीटी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होगी मैथमेटिकली। तो यहाँ पे मैं इसके टर्म्स में कैसे बोल सकता हूँ कि सॉल्यूट इंटरेक्शंस, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों इंटरेक्शन इस वाले इंटरेक्शन के इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर मान लो ये इंटरेक्शन इन दोनों इंटरेक्शंस के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये वाले बॉन्ड का रेट, ये वाले बॉन्ड्स का जो टूटने का रेट है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो जब रेट ही अलग हो जाएगा तो इनके वेपर बनने का रेट अलग होगा, तो कभी भी टोटल प्रेशर इसके इक्वल नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर इक्वल टू सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर इनके वेपर बनने का रेट और इसके वेपर बनने का रेट सॉल्यूशन के वेपर्स के बनने के रेट के इक्वल नहीं होगा, तब तक मैं ये एक्सप्रेशन लिख ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कैसे हो जाएगी अगर वेपर ही अलग अलग रेट पर बन रहे हैं तो, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या लिखवा रहा हूँ, आइडियल सॉल्यूशन के केस में ए टाइप इंटरेक्शन, ए मतलब सॉल्यूट इंटरेक्शन, ए टाइप इंटरेक्शन, ये पूरा लिख लेना। तो मैं इंटरेक्शन मैंने INT करके लिख दिया है। ए टाइप इंटरेक्शन एंड BB टाइप इंटरेक्शन एंड BB टाइप इंटरेक्शंस आर इक्वल टू AB टाइप इंटरेक्शन। सही बात है। यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट या AB।
ए बी टाइप इंटरेक्शंस है ना, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, ठीक है, आर इक्वल टू ए बी टाइप इंटरेक्शंस, तभी तो इन दोनों के वेपर बनने का रेट इसके वेपर बनने के रेट के इक्वल आएगा, तभी टोटल प्रेशर इसके इक्वल आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। समझ रहे हो? यहाँ पे ज़रा सोचो, तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव डिवीजन के केस में क्या होगा और नेगेटिव डिवीजन के केस में क्या होगा। पहले मैं दिखा रहा हूँ पॉजिटिव डिवीजन के केस में, ऊपर पॉजिटिव है ना इस साइड। हाँ, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है ज़्यादा आना चाहिए। अगर टोटल प्रेशर ज़्यादा आएगा तो मैं बोलूँगा कि सॉल्यूशन के वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, सॉल्यूशंस जो है सॉल्यूशन के वेपर बनने का रेट ज़्यादा है इंडिविजुअल्स के मुकाबले। सही बात है, तभी तो टोटल प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, यानी सॉल्यूशंस के वेपर ज़्यादा बन रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सॉल्यूशन के वेपर ज़्यादा बनने का मतलब क्या है, ये वाले वेपर ए और बी को मिलाकर जो वेपर बन रहे हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है ना। सॉल्यूशंस के वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, टोटल प्रेशर तभी तो ज़्यादा हो सकता है। और अगर इसके वेपर ज़्यादा बन रहे हैं सॉल्यूशन के, तो ए बी का इंटरेक्शन वीक होना चाहिए या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? वीक होना चाहिए। अगर ये इंटरेक्शन वीक होगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन, और जितना ज़्यादा वेपर में वेपर कन्वर्ट होगा उतना ज़्यादा टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के सम के मुकाबले। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डिवीजन के केस में ए बी इंटरेक्शन जो होता है वो वीक होता है। यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन इक्वल था ए और बी बी के, लेकिन यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा एज़ कम्पेयर टू ए टाइप एंड बी टाइप इंटरेक्शन, ठीक है। तभी तो ये ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, तभी तो टोटल प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा आ जाएगी राइट हैंड साइड से, है ना। तो इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो कि ए बी इंटरेक्शंस, है ना, ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर, ठीक है। तो वो मैथमेटिकल एनालिसिस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ग्राफ तो पूरा मैथमेटिकल है, इससे पहले रॉल्स लॉ वाला है ना, आसान सा टॉपिक है बहुत, मुझे लगता है मैथमेटिकली, जिसने y इक्वल्स टू mx प्लस c वाले ग्राफ इतनी बार बना रखे हैं तो वो तो एक ही बार में बना लेगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। तो ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन, ये पॉजिटिव के लिए बता रहा हूँ, ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी इंट्रैक्शंस, है ना। ए मतलब ए बी इंट्रैक्शन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट कब बनेगा? सॉल्यूशन में। तो अगर ए बी के इंट्रैक्शंस वीक हैं तो ये ज़्यादा वेपर बनाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के वेपर अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा हो जाएगी राइट हैंड साइड से, इसलिए पॉजिटिव डिविएशन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे सोच सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन के वेपर कम बन रहे हैं तभी तो ये लेस आ रहा है इससे। सॉल्यूशन के वेपर कब बनेंगे? जब सॉल्यूशंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि ए बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन। समझ रहे हो? तो ए बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी इंट्रैक्शंस, ए एंड बी इंट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ आपके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा और लिखवा देता हूँ, है ना, थोड़ा समझाते हुए, वो भी मुझे लगता है एग्जाम में आ सकता है। तो एग्जाम में वो ऐसे आए कि पॉजिटिव डिवीजन के लिए कौन कौन सी कंडीशन सही हैं, तो 3-4 कंडीशन दे देगा। तो एक तो तुम्हारे पास ये, एक तो ये भी आ सकती है ना, कि पीटी टोटल जो ज़्यादा होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होगा पॉजिटिव डिवीजन के लिए, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। एक चीज़ बताओ, रॉल्स लॉ क्या बोलता था? रॉल्स लॉ क्या बोलता था? रॉल्स लॉ के हिसाब से मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ थोड़ा सा। रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, पी ए जो है, ए का जो प्रेशर है वो इक्वल होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, सही बात है। और बी का जो प्रेशर होता है वो होता है पी नॉट बी इंटू एक्स पी। किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है उसके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। रॉल्स लॉ तो ये बोलता है, लेकिन जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो उनके लिए तो ये बात मैं लिख ही नहीं सकता। तो इंडिविजुअल प्रेशर्स को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए लिख सकता हूँ पी ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, है ना। रॉल्स लॉ में तो इक्वल होंगे, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, इंडिविजुअल प्रेशर भी ज़्यादा आएगा जो रॉल्स लॉ से प्रेडिक्टेड, यानी पी ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, ऐसे ही पी वी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स पी। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव डेविएशन है तो पी ए विल बी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। तो एक कंडीशन ये और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, पी बी विल बी लेस देन पी नॉट बी एक्स पी, है ना।
आइडियल में ये चीज़ होगी, ये पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल, ये नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल। ठीक है। अब बच्चों मुझे तुम्हें एक छोटा सा तरीका बताना है, जैसे ट्रिक कह लो, है ना, एग्जाम्स में आ चुके हैं ऐसे सवाल कि कैसे पहचानोगे कि कोई भी सॉल्यूशन, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑप्शंस में, नॉन आइडियल है, कौन सा आइडियल है, और जो भी नॉन आइडियल भी है तो कौन सा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है और कौन सा नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। ठीक है, तो एक तरीका बता देता हूँ, 90 to 95% क्वेश्चन मुझे लगता है बन जाएंगे इससे, है ना। बाकी तो फिर भैया जितने एग्जाम्पल्स याद कर पाओ उतने कर लो। तो मैं बताता हूँ आइडियल सॉल्यूशंस को कैसे पहचानोगे, है ना। तो ट्रिक बताता हूँ मैं, 4 ऑप्शंस लिखे हैं, उसमें ये पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर सेम वर्ड्स दिख जाएं, सेम वर्ड्स दिखें तो वो आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा, सेम वर्ड्स दिखें। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, सेम वर्ड्स दिखें। ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक इसको मिक्स करा मैंने, प्लस एन ब्यूटाइल क्लोराइड, प्लस एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको मिक्स करा मैंने। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड कॉमन आ रहा है, ब्यूटाइल ब्यूटाइल, सेम वर्ड्स दिखे तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे ही बस कुछ कर सकते हैं जुगाड़ हम, वरना तो एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे इथाइल वर्ड कॉमन दिख गया तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशंस की कैटेगरी में। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, अब देखो इसमें बेंजीन वर्ड सेम दिख गया, है ना, दोनों ही बेंजीन डेरिवेटिव है, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन, तो ये भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, अब देखो एन वर्ड सेम दिख गया, मतलब अल्केन है, दोनों ही अल्केन्स हैं, तो इसका मतलब ये भी कैसे सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। तो एक जनरल तरीका था, जुगाड़ थी आइडियल सॉल्यूशंस पहचानने के लिए, है ना। अब मैं बता देता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे पहचानोगे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैसे पहचानोगे, उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन वाले कैसे पहचानोगे और नेगेटिव डेविएशन वाले कैसे पहचानोगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मोस्टली एल्कोहल वाले मिलेंगे। तो अगर एल्कोहल दिख जाए तो समझ जाना कोई भी एक कंपोनेंट में से, सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से, किसी भी 2 लिक्विड में से अगर एक एल्कोहल है तो समझ जाना वो पॉजिटिव डेविएशन में आ रहा है। तो मोस्टली तो एल्कोहल्स, है ना, एल्कोहल्स मोस्टली पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं। CS2 दिख जाए तो भी, कोई भी एक कंपोनेंट अगर CS2 हो तो कोई भी एक कंपोनेंट CCl4 हो तो ये पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे, है ना, जनरली। एग्जाम्पल देख लो ज़रा, CH3OH प्लस वाटर, तो ये एल्कोहल है, मिथेनॉल, तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, C2H5OH प्लस H2O, इसमें भी एक एल्कोहल दिख गया तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन में। CH3OH प्लस CCl4, अब इसमें तो एल्कोहल भी है, CCl4 भी है, ये भी पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, एसीटोन प्लस CS2 दिख गया यहाँ पर, तो ये एक भी कंपोनेंट, तो ये पॉजिटिव डेविएशन। CCl4 प्लस टोलिन, ठीक है, तो CCl4 दिख गया यहाँ पे तो ये पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसे पहचानना है ना। मोस्टली एल्कोहल, सॉरी, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, मोस्टली एसिड्स होते हैं, अगर एसिड्स दिख रहे हैं तो समझ जाओ वो नेगेटिव डेविएशन है, मोस्टली एसिड्स। ठीक है, मोस्टली एसिड्स। एग्जाम्पल देखो, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, समझ गए नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो, H2O प्लस HCOOH, है ना, फॉर्मिक एसिड, है ना, वाटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ऐसे पहचानना है। 2 एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस है, जिसको तुम्हें अलग से ध्यान रखना है, वो लिखवा देता हूँ, वो नेगेटिव डेविएशन में आते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस C6H6 प्लस C6H6, तो ये नॉन आइडियल में आता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें एसिड भी नहीं है फिर भी नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन। और एक और होता है एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। ठीक है, ये भी ऐसा एग्जाम्पल है जो एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आता है विद नेगेटिव डेविएशन। तो ये 2 ऐसे हैं जिसमें एसिड नहीं है फिर भी आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं। ठीक है,
तो बच्चों आसान सा टॉपिक है आज का जो हमने पढ़ा है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है शुरू में, है ना, तो कोई डाउट हो मुझसे आप डिस्कस कर लेना, और बाकी लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखना, अलर्ट होकर देखना, जो बातें बोल रहा हूँ उसको समझ कर देखना, तो आसान लगेगा, और वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है फिर वो चीज़, है ना। और बुक लगानी है तो मैंने बता दिया भाई, एन अवस्थी सॉल्व करो, अच्छी तैयारी करनी है तो, है ना। नीट के लिए भी एन अवस्थी ठीक है, कर लो चाहो तो, वरना प्रीवियस ईयर फोकस कर सकते हो। और जेई मेंस के लिए तो एन अवस्थी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 2019 में तो एन अवस्थी से डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, एक डिक्टो सिमिलर सवाल, है ना, बिल्कुल सिमिलर जेई मेंस में एन अवस्थी बुक से, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है एन अवस्थी बुक, है ना। एमएस चौहान केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी 90 to 95% कवर करनी होती है, सफिशिएंट है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें ये पहचानना होगा कि आइडियल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको करके मुझे भेज देना, ठीक है। अगला लेक्चर तभी मैं अपलोड करूँगा जब तुम उन क्वेश्चंस को करके भेज दोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, अब मैं इतना लंबा तो नहीं लिख रहा, बस मैं ये लिख देता हूँ कि ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, कैसा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला कौन सा है ऑप्शन इसमें से, ठीक है। ए बी सी डी, 4 सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ मैं। ए में है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, बी में है CCl4 प्लस CHCl3, और इसमें है सी में CHCl3 प्लस ईथर, और डी में है वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें तुम लोगों को मुझे बताना है कि कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन है ना। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, बस ये बता दो नॉन आइडियल। तो इसमें से ये सारे नॉन आइडियल की कैटेगरी में आ गए दोनों ही, है ना, नॉन आइडियल ये बता रहा है। ऑप्शंस लिख देता हूँ, C6H6 प्लस C6H6 CH3 H5CH3, है ना, टोलिन, ये टोलिन हो जाएगा, ठीक है। और C2H5Cl प्लस C2H5OH, ठीक है, C6H5Cl प्लस C6H5Br, ठीक है, और डी लिख लो तुम नन। इसमें क्या बताना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा है, इसमें बताना है नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन कौन सा है, ठीक है। चलो इन 2 क्वेश्चंस को कर लेना, है ना, सफिशिएंट है, इसमें ऐसे कुछ सवाल आते हैं, है ना। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे आगे एजियोट्रॉप्स, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा रॉल्ड्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस इन विच वी आर एडिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद हमने देख लिया आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, उनकी कंडीशन सीख ली, ठीक है। चलो बच्चों, बाय।